कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें वो तिहाड़ जेल में मसाज कराते देखे जा रहे हैं और अब उस मामले पे बीजेपी ने एक नया खुलासा किया है। बीजेपी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन को जो मसाज दे रहा है वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेपिस्ट है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उस पर पलटवार करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है लेकिन बीजेपी उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे एमसीडी चुनाव करीब आ रहे हैं बीजेपी नए नए खुलासों के साथ सामने आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी पलटवार करते हुए बीजेपी को साफ कहती नजर आ रही है कि बीजेपी एमसीडी हार रही है, इसी वजह से इन खुलासों का सहारा ले रही है। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। अब खबर गुजरात के चुनाव में प्रचार युद्ध में बीजेपी के कारपेट बॉम्बिंग पार्ट 2 को लेकर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में आज बीजेपी अपने कारपेट बॉम्बिंग पार्ट 2 कर रही है, जिसके तहत दूसरे चरण की 93 सीटों पर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं की फौज प्रचार में उतर रही है। पार्टी के 46 स्टार प्रचारकों का नाम शामिल है जो आज दूसरे चरण के मतदान की बैठकों पर प्रचार करने के लिए उतरे हुए हैं। बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग के सामने जहां कांग्रेस अभी भी डोर टू डोर कैंपेन पर ही ज्यादा जोर दे रही है, वहीं बीजेपी को पछाड़ने के लिए मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण के लिए मतदान 1 दिसंबर को होना है और दूसरे चरण के लिए मतदान 5 दिसंबर को होना है और 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। और इन चुनावों के लिए फिलहाल सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात चुनाव में छोटी बच्ची के इस्तेमाल को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि इस बाबत जो है एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहित जो है निर्वाचन आयोग वो संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करे। हालांकि इस बाबत आप देखें तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जो है वो और साथ ही साथ एआईसीसी दिल्ली के इंचार्ज अजय कुमार एनसीपीसीआर के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ में कंप्लेन दर्ज कराई है। बहरहाल कांग्रेस ने पूरा निशाना साधा है, तंज कसा है और कंप्लेन करने के लिए एनसीपीसीआर की जो दिल्ली विंग है कांग्रेस की वो यहाँ पर एनसीपीसीआर के दफ्तर पहुंची। और आपको देखें तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक मतदान जैसे जैसे नजदीक आ रहा है सियासत की सरगर्मियां और तेज होती जा रही हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। भारत जोड़ो यात्रा में अब प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर 4 दिनों तक मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार से मध्य प्रदेश में 4 दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज भी विश्राम का दिन है। कल यात्रा बुरहानपुर के पास मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वहां 4 दिनों के लिए यात्रा में शामिल होंगी। बीते 7 सितंबर से प्रारंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा में अब तक प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई थी। वह पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रचार में व्यस्त थीं। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में इस यात्रा का हिस्सा बनी थी और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की थी। इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच मतभेद है, जिसके चलते प्रियंका गांधी अब तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। रामपुर में हो रहे उपचुनाव में अब समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। अखिलेश यादव ने रामपुर सीट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को जुटने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मैनपुरी में एक तरफ शिवपाल यादव खुलकर अखिलेश के समर्थन में आए तो दूसरी तरफ आजम खान के बेहद करीबी फसाहत अली को बीजेपी में शामिल करके सपा को बड़ा झटका दिया गया है। फसाहत ने आजम मामले पर अखिलेश यादव पर भी तल्खी दिखाई थी। जानकारी के मुताबिक सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को रामपुर में कैंप करने को कहा है। खासकर मुस्लिम नेताओं को बूथवार निगरानी करने को कहा गया है। पार्टी का कहना है कि आजम की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा अब्दुल्ला आजम के साथ चुनाव संचालन किया जाए। दरअसल रामपुर में चुनाव में हमेशा ही यहाँ पर हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश देखी गई है, लेकिन मुसलमान हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के साथ ही खड़ा देखा गया है। लेकिन बीजेपी इस बार इसे तोड़ना चाहती है।
कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है और महाविकास आघाड़ी के तीनों दल गवर्नर के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इतना ही नहीं, गवर्नर के खिलाफ जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। अब इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का भी नाम जुड़ गया है। संजय गायकवाड़ बुल्ढाना से विधायक हैं। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है गवर्नर ने, उनको तुरंत पद से हटा देना चाहिए। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी के वंशज उदयनराजे भोसले ने कहा है कि गवर्नर बूढ़े हो चुके हैं और वो क्या बोलते हैं उनको खुद ही पता नहीं है। यही कारण है कि अब गवर्नर को यहाँ से हटा देना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर पर बयान दिया था, इससे भी महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई थी और बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट ने राहुल गांधी के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन किया था। मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। मंगलवार का दिन देश भर के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बार फिर से खुशखबरी लेकर आया। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रोजगार मेले का। हालांकि वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए। 22 अक्टूबर को इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 75,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी गई थी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर हैंडल के जरिए 10 लाख बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने का वादा किया है और उसी के तहत इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी सरकारी सेक्टर में अब बेरोजगार युवाओं को तत्काल नियुक्तियां मिलने लगी है। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। जहां पूरे देश भर में आज रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, उसी कार्यक्रम के तहत यहां कश्मीर घाटी में भी बीएसएफ द्वारा एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर 700 से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें कई सारी महिलाएं भी शामिल हैं। और इस मौके पर यहां पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री एमओएस फाइनेंस का कहना है कि इस तरह के जो रोजगार मेले हैं वो युवाओं के लिए लगातार पूरे देश भर में जारी रहेंगे। जो ग्लोबल मेल्टडाउन देखा जा रहा है, उस पर एमओएस फाइनेंस का कहना था कि भारत में स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है और जो ग्लोबल ले ऑफ देखा जा रहा है उसका कम से कम या बिल्कुल कुछ भी असर यहाँ भारत पर ना पड़े, इसको लेकर लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है। कैमरामैन अख्तर अली के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इस बार शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच में मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर गठबंधन के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में कई बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहा। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के बीच में एक बैठक होगी और जिसके बाद इस गठबंधन की घोषणा वहां पर हो सकती है। 3 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर एक ही मंच पर नजर आए थे। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उद्धव गुट और एनसीपी के गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उद्धव गुट का कहना है कि पुणे महानगर पालिका में एनसीपी उद्धव गुट को साथ में ले, लेकिन वहां पर अजित पवार नहीं चाहते हैं कि उद्धव गुट उनके साथ आए, इसलिए अब मजबूरन उद्धव ठाकरे को नए पार्टनर की तलाश उन्होंने शुरू कर दी थी। अब इस गठबंधन की घोषणा कब होती है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब को आज दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां पर दिल्ली पुलिस को 4 दिन की और पुलिस कस्टडी मिल गई है इस बाबत कि आरोपी से कड़ी पूछताछ करनी है और क्राइम सीन पर एक बार फिर से जाना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सुराग अभी भी दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, इसलिए आरोपी की कस्टडी दिल्ली पुलिस को चाहिए। वहीं आरोपी ने कोर्ट के सामने इस बात को जरूर कबूल लिया कि जो कुछ भी श्रद्धा के साथ हुआ वो गुस्से में हो गया। हालांकि उसने कोर्ट के सामने यह तो नहीं कहा कि उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा। वहीं आपको बता दें कि
कोर्ट अगर इस पूरे बयान को संज्ञान लेता है तो आरोपी की मुश्किलें आने वाले समय में और भी बढ़ जाएंगी। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी लगातार उन सबूतों को खंगालने में जुटी हुई है जिससे कि इस केस को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली पुलिस को आफताब की 4 दिन की रिमांड मिल गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास अब भी कई चुनौतियां हैं। नार्को टेस्ट करवाना है, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है और उन हथियारों को तलाशना है जिससे सबूतों को स्ट्रॉन्ग तरीके से यानी अच्छे तरीके से कोर्ट में पेश किया जाए ताकि उसको सख्त से सख्त सजा दिला पाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तक पुलिस को कहीं ना कहीं वो गुमराह करता दिख रहा है और जांच में सहयोग पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। पुलिस लगातार उससे रिमांड पर उन जगहों पर जाके सर्च अभियान चला चुकी है। महरौली का जंगल हो, गुड़गांव हो या वो तमाम जगह हो जहां पे पुलिस वो समझना चाह रही थी कि जहां उसने शरीर के हिस्सों को काटा और ये कहा जाए कि उसने वहां फेंका, वहां तमाम जगह पुलिस ने सर्च भी चलाई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 100 से ज़्यादा हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, लेकिन ये कह पाना मुश्किल होगा कि उसमें इंसान की कितनी है। कैमरामैन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर 5वें दिन भी दिल्ली पुलिस की जांच वसई इलाके में जारी है। पुलिस लगातार एक के बाद एक इस केस से जुड़े लोगों की बयान दर्ज कर रही है। इस मामले में अब तक 14 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें श्रद्धा के दोस्त से लेकर उनके पुराने बॉस और उनके जानने पहचानने वाले लोग शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने एक मीरा रोड के पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के गोविंद नामक व्यक्ति का भी बयान दर्ज किया है। गोविंद की कंपनी से आफताब ने जून महीने में कुछ सामान वसई से दिल्ली जहाँ पे वो रहता था वहाँ पर शिफ्ट कराए थे। कुल 37 सामानों की लिस्ट थी, जिस पूरे घर के सामान थे, जिसमें वॉशिंग मशीन जैसे कि सामान शामिल थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि आफताब ने जो सामान शिफ्ट किया था ये एक सोची समझी साजिश थी। दरअसल आफताब इस तरीके से बताना चाहता था कि मई महीने में श्रद्धा उसे छोड़ के जा चुकी है और साथ ही साथ अपना सामान भी लेकर गई हुई है। उसे रोज़मर्रा में ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामानों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुंबई से ही पूरे सामान को शिफ्ट कराया है। दिल्ली पुलिस की जांच में इस साजिश का खुलासा हुआ है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 वसई। बिहार में सरकारी संस्थानों ने नहीं भरा है 63 करोड़ का होल्डिंग टैक्स। अब पटना नगर निगम इन सरकारी संस्थानों पर कार्रवाई करने के मूड में आ गई है। निगम के राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक शिक्षा विभाग पर 10 करोड़ से अधिक होल्डिंग टैक्स बकाया है। इस साल सितंबर के बाद से सरकारी होल्डिंग टैक्स की वसूली 1 रुपया भी नहीं हो सकी है। सरकारी भवनों से टैक्स वसूलने के लिए भवन निर्माण विभाग को 1 साल पहले नोडल एजेंसी बनाया गया था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं मिला। अब निगम जल्द ही होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए निजी एजेंसी को बहाल करने वाली है। होल्डिंग टैक्स जमा करने में सबसे ज्यादा उदासीनता सरकारी विभाग और सरकारी संस्थान ही दिखा रहे हैं, जबकि आम जनता समय पर अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर रही है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अगले साल लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम देशों को निमंत्रण दिया गया है ताकि वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकें। कर्टेन रेजर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ढांचागत विकास उत्तर प्रदेश से बहुत तेज़ी से हो रहा है, चाहे वो सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज़ हो, जिससे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी मदद मिलेगी और हर तरह की सुविधा उत्तर प्रदेश की सरकार दुनिया के तमाम देशों को देगी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज कर्टेन रेजर कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन पहुँचाने का टारगेट रखा गया है। जो 3 दिन का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया जा रहा है, अपने आप में ये पहला है और इससे एक बड़े लक्ष्य की तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ना चाहती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यूपी में आता है। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश विदेश में खालिस्तान का राग अलापने वाले लोगों की मुहिम को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से हरविंदर सिंह रिंदा खालिस्तान को जिंदा करने के लिए पाकिस्तान से भारत में हथियारों की खेप भेजता था, उसकी पाकिस्तान के एक अस्पताल में मौत हो गई है। और वहीं पर इटली की बात की जाए तो इटली में हैप्पी संघेड़ा बैठा हुआ था जो खालिस्तान की मुहिम को जिंदा करना चाहता था, उसकी भी मौत
व्यक्ति है, और कुलविंदर सिंह खानपुर जिसको बैंकॉक से दिल्ली लाया गया और उसको बाद एनआईए ने उसको हिरासत में ले लिया और उसके ऊपर 5 लाख का एनआईए ने इनाम भी रखा हुआ था। अब देखने वाली बात होगी कि खानपुर से ऐसे कौन कौन से राज हैं जो एनआईए उगलवाने में सफल होती है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। अब तक कोई सुनवाई न होने से नाराज उत्तर प्रदेश के हजारों बिजली कर्मचारियों ने आगामी 29 नवंबर से संपूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार की चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हजारों बिजली कर्मचारी और अभियंता बीते 1 महीने से छिटपुट आंदोलन कर रहे हैं। कई बार शक्ति भवन में जनसभाएं भी हुई, लेकिन अभी तक बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकल सका। संयुक्त मोर्चा के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार अगर अब भी उनकी सुनवाई नहीं करती है तो वो 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिजली कर्मचारियों की चेतावनी जारी करने के बाद सरकार बिजली कर्मचारियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर 29 तारीख से ये सभी बिजली कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए तो उत्तर प्रदेश में बिजली का एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी के अलग अलग जिलों से आए हजारों की संख्या में किसान भोपाल के एमबीएम कॉलेज में पहुंचे और यहां पर अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं किसान। और ये जो मांगे हैं इनमें अहम मांग है खाद, बीज, इसके अलावा जो मुआवजा है, मुआवजा के साथ साथ भावांतर योजना, ये तमाम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। किसानों की एक और अहम मांग है कि जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र 7 दिन का शुरू किया जाए और सत्र में दोनों ही पार्टियों के नेता सिर्फ और सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बातचीत करें। लेकिन जिस तरह की मांगे रखी गई उसके बाद खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस मंच पर पहुंचना पड़ा और खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे और इस किसान जो है भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। और इस कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने किसानों के तरफ से जो आवेदन दिया गया था उसको भी यहाँ पर अपने हाथ में लिया गया, उनको ज्ञापन सौंपा गया अलग अलग मांगों को लेकर। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया कि जो भी जायज मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा। अफसरों को निर्देश दिए किसानों को किसी तरह से परेशान न किया जाए। आज यहाँ पर इस मंच पर किसानों के मंच पर पहुंचकर किसान है उनसे अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। श्रीवास्तव, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी के अलग अलग जिलों से आए हजारों की संख्या में किसान भोपाल के एमबीएम कॉलेज में पहुंचे और यहाँ पर अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं किसान। और ये जो मांगे हैं इनमें अहम मांग है खाद, बीज, इसके अलावा जो मुआवजा है, मुआवजा के साथ साथ भावांतर योजना, ये तमाम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। किसानों की एक और अहम मांग है कि जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र 7 दिन का शुरू किया जाए और सत्र में दोनों ही पार्टियों के नेता सिर्फ और सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बातचीत करें। लेकिन जिस तरह की मांगे रखी गई उसके बाद खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस मंच पर पहुंचना पड़ा और खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे और इस किसान जो है भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। और इस कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने किसानों के तरफ से जो आवेदन दिया गया था उसको भी यहाँ पर अपने हाथ में लिया गया, उनको ज्ञापन सौंपा गया अलग अलग मांगों को लेकर। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया कि जो भी जायज मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा। अफसरों को निर्देश दिए किसानों को किसी तरह से परेशान न किया जाए। आज यहाँ पर इस मंच पर किसानों के मंच पर पहुंचकर किसान है उनसे अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। श्रीवास्तव, भोपाल। विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को अब नहीं भरना होगा एयर सुविधा फॉर्म, सरकार ने खत्म की अनिवार्यता। एयरपोर्ट सुविधा पोर्टल पर मिलने वाले फॉर्म यात्रियों को इस बात की जानकारी देनी होती थी कि टीके की कितनी खुराक ली है। फॉर्म में तारीख सहित अपने टीकाकरण की स्थिति बतानी होती थी। ये अन्य देशों में चल रहे नियमों के अनुरूप था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है कि कोरोना वायरस में निरंतर गिरावट और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की प्रगति को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन में संशोधन किया है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर नियम की समीक्षा की जा सकती है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही फ्लाइट और एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को भी खत्म किया गया था, यानी अब फ्लाइट में फेस मास्क न पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में
किसान अब जीरो लाइन पर भी यानी तारबंदी के आगे करीब 20 सालों के बाद बेखौफ होकर खेती कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि इससे पहले पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था, वो तारबंदी के आगे जो उनकी जमीन है वहां पर खेती नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उनके लिए एक बार फिर वो मौका आया है, वो अपनी जमीनों पर खेती कर रहे हैं, वो बेहद ज्यादा खुश हैं। बीएसएफ की ओर से जो किसान तारबंदी के आगे खेती कर रहे हैं उनके लिए हर समय एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। बीएसएफ की ओर से बकायदा इन किसानों को बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। किसानों ने कहा है कि आज वो बेहद ज्यादा खुश हैं क्योंकि ये वो जमीन थी जो 20 सालों से उनके लिए बंजर बनी हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर उन्हें 20 सालों के बाद ये मौका मिला है, वो बेखौफ होकर अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। भारतीय सेना आतंकवाद विरोधी अभियानों में और ज्यादा बढ़त बढ़ाने जा रही है। आपको बता दें कि इस बढ़त बढ़ाने के उद्देश्य से कई तरह के नए उपकरण को खरीदने की तैयारी भारतीय सेना की तरफ से की जाने वाली है। इसके तहत 1600 बैलिस्टिक शील्ड, 15,000 बैलिस्टिक हेलमेट और 7,000 बॉडी कैमरा सिस्टम खरीदने का प्लान हो रहा है। सेना ने भारतीय विक्रेताओं के लिए RFI भी जारी कर दिया है। तीनों उपकरणों को इसी महीने की शुरुआत में सरकार ने आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दी थी। ये उपकरण आतंकवाद विरोधी अभियानों में सैनिकों को निश्चित बढ़त प्रदान करेंगे। उन्हें ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक हेलमेट दिए जाने की जरूरत है। बैलिस्टिक हेलमेट में प्रेसिशन और संचालन के दौरान सैनिकों को हाई स्पीड राइफल की गोलियों से बचाने की क्षमता होती है। आपको बता दें कि ये खास तरह का हेलमेट होता है जिसमें एक एरियल भी लगा रहता है, यानी अगर दुश्मन छिप कर सामने से वार भी करेगा तो इस एरियल के माध्यम से सैनिक को यह पता चल जाएगा कि दुश्मन का रेंज कितने दूरी पर है और दुश्मन कहां पर छिपा बैठा है, और तत्काल दुश्मन पर हमारे सैनिक हमला करके उसे वही ढेर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। 29 नवंबर यानी अपने रिटायरमेंट के महज एक सप्ताह पहले पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा बड़े प्रॉपर्टी विवाद में घिर गए हैं। प्रॉपर्टी लीक के मुताबिक मौजूदा सेना प्रमुख की संपत्ति 76 करोड़ से बढ़कर 457 करोड़ हो गई है। प्रॉपर्टी लीक के मुताबिक कमर जावेद बाजवा की पत्नी आयशा के नाम पर दुबई हेडक्वार्टर वाली ऑयल कंपनी खोली गई। आयशा के अमेरिका के एक बैंक में तकरीबन 41 करोड़ रुपए नकदी जमा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के पहले ये बखेड़ा पाकिस्तान में इमरान खान की राजनीति को पार लगाएगा, क्योंकि 29 नवंबर को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का ऐलान होने वाला है और माना जा रहा है कि उसके ठीक पहले इमरान खान का रोड मार्च कई तरह के राजनीतिक संकटों को पाकिस्तान में जन्म देगा। ऐसे में सबकी निगाह है कि क्या पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के ऐलान होने के बाद पाकिस्तान का मौजूदा राजनीतिक संकट खत्म होगा, सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। यूपी के वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दोनों अपराधियों की पहचान बिहार के कुख्यात साइको किलर भाई मनीष और रजनीश के रूप में हुई है। ये बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे और कुख्यात साइको किलर गैंग चलाते थे। इसमें इनका तीसरा सहयोगी, जो इनका तीसरा बड़ा भाई है ललन, वो भागने में सफल रहा था। आपको बता दें कि ये तीनों बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे और करीब 2.5 महीने पहले बाढ़ जेल से कोर्ट हाजत में पेशी के लिए गए थे, जहां पर वो वहां से फरार हो चुके थे और उसके बाद से बिहार पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। बिहार में इन पर 5 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। इसके अलावा बैंक लूट की बड़ी वारदातों को इन लोगों ने अंजाम दिया था, लेकिन फरारी के बाद ये अंडरग्राउंड हो गए थे और बिहार पुलिस इनकी तलाश में खाक छान रही थी। इनके पास से 0.9 mm की एक पिस्टल और 1.32 बोर की पिस्टल मिली है, जिससे इन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी। फिलहाल इन दोनों भाइयों के मारे जाने से न सब यूपी पुलिस बल्कि बिहार पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। हाल ही में मुंबई ने 3 नए मेहमानों का स्वागत किया है। शहर के वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान यानी कि रानी बाग जू में 3 नए पेंगुइन के बच्चों ने जन्म लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रानी बाग जू के ठीक अंदर और आपको सीधे पेंगुइन एग्जीबिशन की तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक डॉक्टर की टीम जो है नए जो पेंगुइन के बच्चे जन्म लिए हैं उनका ध्यान रख रही है। आपको बताते चले कि कुछ ही महीनों पहले 3 नए पेंगुइन के बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 2 नर 1 मादा है और इनका नामकरण भी जो है वो कर लिया गया है। 2 नर का जो जन्मे हैं उनका नाम
फ्लैश और बिंगो रखा गया है, जबकि एक मादा का नाम एलेक्सा रखा गया है। इसी के साथ रानी बाग जू में पेंगुइन की संख्या जो है वो बढ़कर कुल 12 हो गई है। फिलहाल जो 3 नए बच्चों ने जन्म लिया है उनकी से वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रॉपर 4 डॉक्टर और 3 एनिमल कीपर्स जो हैं उनका इसी तरह यहाँ पर निगरानी करते हैं। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।